नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के बजट सत्र के दूसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो गई। आज भी दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्राधिकारियों की कथित लापरवाही की वजह से हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं की दुखद मृत्यु की घटना पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा बजट में कृषि क्षेत्र, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर। विपक्ष का बेरोजगारी और महंगाई के समाधान की अनदेखी का आरोप। दिल्ली कोचिंग दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राज्यसभा में घटना पर अल्पकालिक चर्चा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही और उदासीनता जिम्मेदार। एआई के चलन से रोजगार के मौके घटने की चिंता निराधार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री का लोकसभा में जवाब। वायु प्रदूषण कम करने और जल की गुणवत्ता सुधारने के उपाय कर रही है सरकार। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का सदन में बयान। बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए निशानेबाज मनु भाकर को आज बधाई दी गई। सदन की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी गई। दिनांक 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुश्री मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैं शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उनकी सफलता से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। मैं इस सदन की ओर से अपनी ओर से सुश्री मनु भाकर को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। हम पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे अन्य खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हैं तथा आशा करते हैं कि वे अपने शानदार प्रदर्शन से इन खेलों में देश का सम्मान मान बढ़ाएंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब सदन में दिए गए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि एआई के बढ़ते चलन से रोजगार पर विपरीत असर पड़ने की आशंकाएं निराधार हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर और इंटरनेट चलन में आए थे तो कहा जा रहा था कि बहुत से रोजगार खत्म हो जाएंगे, लेकिन इससे बहुत से नए रोजगार पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के 7 से 8% की दर से बढ़ने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 3.2% है, जिसके भविष्य में कम होने की संभावना है। रोजगार को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्योग और सेवा क्षेत्र के आने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम बढ़ रहे हैं। गांवों में रोजगार के छोटे छोटे अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि भारतीय मेधा दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही है। विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों की अनेक कंपनियों ने यहां के विशेष सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। देश की बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विदेशों में जाने और प्रतिभा पलायन संबंधी सवालों के जवाब में कहा कि प्रतिभा का पलायन नहीं हो रहा है।
वहीं शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के आत्महत्या करने की बढ़ती प्रवृत्ति रोकने के उपाय किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस गंभीर मसले से निपटने की कोशिश की जा रही है। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि IIT और IIM जैसे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की दुनिया में उच्च स्तर की रैंकिंग है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित देश के 131 शहरों में प्रदूषण कम करने के प्रयास के साथ साथ जल की गुणवत्ता सुधारने के भी खास उपाय किए जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने प्रश्नकाल के दौरान नदियों, पोखरों में जल की गुणवत्ता खराब होने और वायु प्रदूषण संबंधी प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग में हुए हादसे का मामला सदस्यों ने लोकसभा में उठाते हुए इस मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज ने शून्यकाल शुरू होते ही मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण इनकी जान चली गई। घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर आज भी चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखी। जहां सत्ता पक्ष ने बजट में कृषि क्षेत्र, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। सरकार ने इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए रखे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल के अलावा सरकार ने 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की है। बजट विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और यह समावेशी और विकासोन्मुख है। वहीं विपक्ष ने केंद्रीय बजट में बेरोजगारी और महंगाई समेत दूसरे मुद्दों के समाधान की अनदेखी का आरोप लगाया। PMGSY 3 की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में जब अब PMGS 4 की घोषणा इस बजट में की गई है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश में अटल टनल की तर्ज पर टनल्स बनाकर जो है सड़कें बनाई जाएं, ताकि यहाँ जो चाहे वो समय की बचत की बात हो या जो जाम की स्थिति है उससे छुटकारा मिल सके, ऐसा भी मेरा निवेदन रहेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक CCI सीमेंट प्लांट लगा है जो कि जिला सिरमौर में राजवन में है। ये काफ़ी छोटा प्लांट है, इसको उन्नत किया जाए। For a state that is so young, it's only 10 years old, ma'am. We need a lot of hand holding. We want to stand up. We want to run with other states of this country. We want to be part of this development that's happening in the other parts of the country, ma'am. For this, we need more support from the central government, ma'am. तो इस बजट में प्रावधान किया है 3 करोड़ परिवारों को फिर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार करेगी। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देश की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है और हम इसे 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश के श्रम बल में, हमारे देश की वर्कफोर्स में देश की आधी आबादी की प्रतिभागिता ना हो। The government has taken various initiatives to develop the agriculture sector.
I only request to allocate the sufficient funds for the adopting modern methods and support the sector by reducing of GST on agriculture inputs. There is also need to increase the rural infrastructure, including digital connectivity, etc. With increased prices of input material, requesting you to consider doubling of the limit to 6 lakhs rupees Kisan credit card so that farmers have a sufficient leverage to spend on agriculture. दर 11.12% थी और आज इन्फ्लेशन दर 4.83 है। 7% इन्फ्लेशन दर कम है, महंगाई कम है। आप कभी इसको देखते क्यों नहीं है? Sir, I'm also deeply impressed by the vision of internships on large scale in the top 500 companies to create skilled workforce in the country. I assure this august house through you, sir, of making it a huge success in our company, Jindal Steel and Power. और आज का डेट में रेलवे का बजट है 10,376 करोड़ और उस ब्रिज बनाने का साथ साथ में मोदी जी ने 5,000 करोड़ का बजट तुरंत प्रावधान किया था। इसका अलावा एग्रीकल्चर में काफ़ी सुधार हुआ, हमारा सेक्टर में भी उसका फायदा मिला। बुलेटिन में अब बात राज्यसभा की कार्रवाई की। राज्यसभा की आज की कार्रवाई शुरू होने पर सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य प्रभात झा के निधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभात झा ने इस सदन में लगातार 2 बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। प्रभात झा जाने माने पत्रकार, लेखक और समाजसेवी थे। उनके निधन से देश ने एक योग्य सांसद खो दिया है। सदस्यों ने दिवंगत सांसद को मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। तमिलनाडु में विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति से जुड़े सवाल का जवाब कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोयले का आयात नहीं करती है क्योंकि देश में इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। हालांकि राज्य सरकारें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोयला आयात करती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को यदि कोयले की ज़रूरत है तो वह उनके मंत्रालय को पत्र लिख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में भूजल का घटता स्तर और महाराष्ट्र में जल संकटग्रस्त क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दिया। डीलरों के मुनाफे में संशोधन से जुड़े पूरक प्रश्न के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं। तेल विपणन कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 22,000 रुपए की भरपाई केंद्र सरकार ने की है और बाकी राशि की भरपाई तेल की बढ़ी कीमतों से की जा रही है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अनेक सदस्यों ने देश में निरंतर बढ़ती महंगाई, शिक्षा पद्धति में बदलाव और बिजली गिरने से मौत होने जैसे कई मुद्दे उठाए। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि नई शिक्षा पद्धति में पुरानी व्यवस्था और छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता को खत्म कर दिया गया है। बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी ने मानसून के समय में बिजली गिरने से मौतों का मामला उठाते हुए कहा कि हर वर्ष हजारों लोगों की मौत हो जाती है। गांवों और खुले स्थानों पर इनकी रोक के लिए त्वरित चालक लगाए जाने चाहिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए इसके लिए समान मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। केरल कांग्रेस एम के जोश के मणि ने प्लास्टिक कचरे से होने वाली हानि का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में बाढ़ से लोगों के प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। बीजेडी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने ओडिशा के लिए पिछले 12 वर्षों से लंबित कोयला रॉयल्टी की दरों को बढ़ाने का मुद्दा उठाया। टीएमसी के प्रकाश चिकबराइक ने खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि इससे गरीब व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में एनीमिया के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने किशोरों में नशे के सेवन का मुद्दा उठाया और युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार को चौतरफा कदम उठाने पर जोर दिया। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की मांग की। राज्यसभा ने दिल्ली के कोचिंग संस्थान में छात्र की मृत्यु पर गहरा शोक जताया गया और पूरी घटना की समग्रता से जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सदन में प्राधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण हाल ही में दिल्ली के कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं की दुखद मृत्यु की घटना पर अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी सदस्यों ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सदन ने कोचिंग संस्थान में दुर्घटना में छात्रों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा में कहा कि राजधानी के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मृत्यु जैसे मामले दिल्ली सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण हुई है और इसके लिए कुछ सिविक एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं। वो सदन में इस मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करनी पड़ेगी। बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। दूसरा सुझाव यह है कि कोचिंगों के ऊपर आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर यह सुनिश्चित करिए कि उन्होंने जो जो चीजें की हैं वो अपने मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कम से कम इतना तो संवेदनशील हमारे जनप्रतिनिधियों को सरकार को होना ही चाहिए। आपने पोर्टल बना दिया, ग्रीवेंस पोर्टल, उस पे एक छात्र ने शिकायत की और इस घटना के लिए उन्होंने आगाह किया कि इस कोचिंग सेंटर पर जो बेसमेंट में जो एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है, इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आप इतनी संवेदनशील दिल्ली की सरकार होती और इसका संज्ञान लिया होता तो आज जिस घटना की हम दुखद घटना की चर्चा कर रहे हैं उस घटना से बचा जा सकता था और उन 3 छात्रों की जान को बचाया जा सकता था, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया। और उससे बढ़ के कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसकी एक निरंतर मॉनिटरिंग, निरंतर जानकारी, सुझाव राज्यों को दिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो, और राज्यों ने क्या क्या किया है। अनेक राज्यों ने, अध्यक्ष महोदय, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर जैसे राज्यों ने अपने अपने राज्यों की भी एक एक विधि व्यवस्था भी लगाई है। ये सारे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2000 जनवरी 24 में एक एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है। अगर ये एडवाइजरी को लाटेस्ट जो था, इसे तो मैं कहूँ 17 को कोट किया, 19 साल में भी एडवाइजरी गया था, 20 में गया था, 23 में गया था, अभी 24 में जनवरी में भी गया था, 16 जनवरी को एडवाइजरी राज्यों को गया था। उस एडवाइजरी में क्या है, पब्लिक डोमेन में है, सब उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता। जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। योजना कोई नहीं बनती कि भविष्य में ये पानी ना भरे, इसका डिस्पोजल क्या हो, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल योजना कोई तैयार नहीं की जाती है। ये जो मंशा है इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और सरकार भविष्य में किसी परिवार का कोई भी ऐसा कोई हादसा ना हो, ये दुखद घटना ना हो, उसके ऊपर विचार करते हुए समस्या का समाधान निकाला जाए। वास्तव में बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना में 3 जो बहुत ही होनहार छात्र
अपनी जान गंवा बैठे। अब उनके प्रति मैं भी अपनी भावनाएं, उनके परिवार के भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं, उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। बिल्डिंग प्लान की परमिशन ये एमसीडी द्वारा दी जाती है। फायर का जो एनओसी है वो फायर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो अगेन दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है। और इस सारी जो लापरवाही हुई है इसमें ज़रूर इसको फिक्सअप करना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी है, किसकी लापरवाही है, उनको इसको ठीक करने के लिए। और जो एफआईआर हुई है उसमें और संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं या जो लोग हैं जिनके नाम उसमें और जोड़े जा सकते हैं उनको जोड़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ये कृत्य इस प्रकार के और कहीं ना हो, ऐसी लापरवाही कहीं ना हो, लोगों का जीवन सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए ज़रूर मैं कुछ सुझाव देकर के अपनी बात समाप्त करूँगा कि केवल प्लान बना करके ना छोड़ दिया जाए, बिल्डिंग प्लान बना करके, बल्कि समय समय पर उसको जांच भी करनी चाहिए कि जो हमने परमिशन दी है क्या वो बिल्डिंग या जो फायर डिपार्टमेंट की ओर से जो परमिशन दी गई है उसको जांच करके कि क्या वो चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही है। आखिर 4 जुलाई को ये जो परमिशन दी गई है 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट की ओर से, तो 9 जुलाई को भी इंस्पेक्शन तो फायर डिपार्टमेंट ने किया ही होगा। हो सकता है उस दिन वहाँ कोचिंग सेंटर बंद किया हो तो भी उसको आगे पीछे उसके, और फिर उसके बाद जैसे बताया गया कि उसकी शिकायत भी की गई है, वहाँ पर पार्षद को शिकायत की गई, एमसीडी को शिकायत की गई कि वहाँ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसके बाद भी उसका कोई निरीक्षण जो है नहीं किया गया। तो इस प्रकार के निरीक्षण का एक पद्धति बनानी चाहिए। सरकार न कर सके तो रेगुलर थर्ड पार्टी असेसमेंट का कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि समय समय पर ऐसा निरीक्षण हो सके और इस प्रकार की घटनाओं को बचाया जा सके। इसी प्रकार डिजास्टर की ऐसी ट्रेनिंग भी ज़रूर होनी चाहिए। घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी अगर मजबूत हो तो शायद जैसे बाकी छात्रों के जीवन को बचा लिया गया, थोड़ा सा और मजबूत होते हमारा डिज़ास्टर डिपार्टमेंट का सिस्टम, दिल्ली के प्रदेश का भी होता है, सेंटर का भी होता है, सभी इसको और मजबूती से काम करें। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर आज भी चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। राज्यसभा में आम बजट 2024-25 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के सांसद ने एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि देश में कृषि और रोजगार के लिए काम किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की सराहना की। सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए बजट में किए गए प्रावधानों को देश के विकास की दिशा में अहम बताया। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2024-25 का जो बजट पेश किया है उसमें बेरोजगारी, महंगाई और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का स्लोगन देती है, लेकिन बजट को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें किसी को कुछ नहीं मिला है। The incentive to both employees for EFPO contributes in the specified scales for the first 4 years expected to benefit 30 lakhs youths. Sir, Scheme C, support to employees, government will reimburse EFPO contributes of employees up to 3,000 per month for 2 years for all new hires. Expected to generate 5 lakhs jobs. Sir, Scheme D, skilling program, 20 lakhs youth will be skilled over a 5 years period. 1,000 industrial training institutes will be upgraded in a hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design aligned as per skill needs of industry. इस बजट की एक और प्रशंसा करना चाहूंगा कि भारत की पहचान और सांस्कृतिक विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए नालंदा, बोधगया और उड़ीसा के लिए जिस प्रकार के धन का आवंटन किया गया है वो बहुत प्रशंसनीय है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी हमारे मित्र इमरान प्रतापगढ़ी जी बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ हम तो भारत की पहचान उठाना चाहते हैं,
मगर इन लोगों के अरमान हमेशा पहचान छुपाने वालों के साथ ही क्यों लुके रहते हैं? ये जिस पहचान की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं महोदय, आज विपक्ष कहता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति के जाति की पहचान होनी चाहिए और जाति का सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। उससे कह दिया जाए कि यदि सर्टिफिकेट जो आपका ऑलरेडी इशूड है वो दिखा दो तो पहचान को खतरा उत्पन्न हो जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके जानते हैं पहचान छुपाने वालों से अरमान कहां से जुड़े हैं? ये कहते हैं डबल ए। डबल ए का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये स्मॉल ए से कैपिटल ए कब बने थे? डबल ए आप ही के दौरे हुकूमत में बने थे, मगर इनका कैपिटल अब डबल ए से भी बड़ा हो गया, सी डबल ए। वहां भी पहचान छुपाने वालों के साथ थे और आज भी पहचान छुपाने वालों के साथ हैं, इसलिए इनकी फितरत किसी भी प्रकार से बदलती नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।